हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि मरीजों के ठीक होने के आंकड़े में सुधार होता नजर आ रहा है, लेकिन एक सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर इस कोरोना से जंग कब तक जीती जाएगी। हमारे खास मेहमानों के साथ कोरोना को लेकर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं कोरोना का आज का अपडेट क्या है। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना के पॉजिटिव केस का आंकड़ा 90,900 को भी पार कर चुका है, जिसमें 2,800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा भी कोरोना के बढ़ते मामलों में पीछे नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल 894 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से 551 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, तो वहीं 13 मरीजों की अभी तक मौत हो चुकी है। जिन जिलों से कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए उन जिलों के बारे में बताते हैं। बीते 24 घंटों में फरीदाबाद से 3, सिरसा से 1, महेंद्रगढ़ से 1 और कुरुक्षेत्र से 2 नए मामले सामने आए। अब आपको प्रदेश की अभी तक की तस्वीर से भी रूबरू करा देते हैं कि प्रदेश में अभी तक कोरोना की क्या स्थिति है। गुरुग्राम में अभी तक 193 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 104 मरीज ठीक हो चुके हैं। 89 मामले अभी भी एक्टिव हैं। राहत की बात यह है कि यहां अभी तक एक भी मौत नहीं हुई। फरीदाबाद में अभी तक 147 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 77 मरीज ठीक हो चुके हैं। 45 मामले अभी भी एक्टिव हैं, जबकि 5 लोगों की जान जा चुकी है। सोनीपत में 134 मामले सामने आ चुके हैं। 75 मरीज ठीक हो चुके हैं। 58 मामले एक्टिव हैं। 1 की मौत हो चुकी है। झज्जर में 90 मामले सामने आ चुके हैं। 42 मरीज ठीक हो चुके हैं। 48 मामले एक्टिव हैं। 1 की भी जान यहां नहीं गई। नूह में 65 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। 58 मरीज इनमें से ठीक हो चुके हैं। 7 मामले एक्टिव हैं। 1 की भी जान नहीं गई। अंबाला में 42 मामले सामने आ चुके हैं। 40 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1 भी एक्टिव केस नहीं है, जबकि 2 मरीजों की जान जा चुकी है। पलवल में 39 मामले सामने आ चुके हैं। 36 मरीज ठीक हो चुके हैं। 3 मामले एक्टिव हैं। 1 की भी जान नहीं गई। पानीपत से 36 मामले सामने आ चुके हैं। 30 मरीज ठीक हो चुके हैं। 3 एक्टिव मामले हैं। 3 लोगों की जान जा चुकी है। पंचकूला से 25 मामले सामने आ चुके हैं। 23 मरीज ठीक हो चुके हैं। 2 मामले एक्टिव हैं, जबकि यहां 1 भी जान नहीं गई। जींद से 20 मामले सामने आ चुके हैं। 15 मरीज ठीक हो चुके हैं। 5 मामले एक्टिव हैं। यहां 1 की भी जान नहीं गई। करनाल में 17 मामले सामने आ चुके हैं। 9 मरीज ठीक हो चुके हैं। 7 मामले एक्टिव हैं, जबकि यहां 1 की जान जा चुकी है। यमुनानगर से 8 मामले सामने आ चुके हैं। सभी 8 मरीज यहां ठीक हो चुके हैं। 1 भी केस एक्टिव नहीं है और न ही 1 भी मौत हुई। सिरसा से 8 मामले सामने आ चुके हैं। 6 मरीज ठीक हो चुके हैं। 2 केस एक्टिव हैं। 1 भी जान नहीं गई। फतेहाबाद से 8 मामले सामने आ चुके हैं। 1 मरीज ठीक हो चुका है। 7 मामले एक्टिव है। 1 भी जान नहीं गई। भिवानी से 6 मामले सामने आ चुके हैं। 3 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 3 मामले अभी भी एक्टिव हैं। 1 की भी जान कोरोना से नहीं गई। रोहतक से 8 मामले सामने आ चुके हैं। 2 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 5 मामले अभी भी एक्टिव हैं। 1 की मौत हो चुकी है। महेंद्रगढ़ से 7 मामले सामने आ चुके हैं। 1 भी मरीज ठीक नहीं हुआ। 1 भी जान नहीं गई। हिसार से 4 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। 3 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1 मामला एक्टिव है। 1 की भी मौत नहीं हुई। रेवाड़ी से 9 मामले सामने आ चुके हैं। अभी तक 1 भी मरीज ठीक नहीं हुआ। सभी 9 मामले एक्टिव हैं। यहाँ 1 भी मौत नहीं हुई। चरखी दादरी से 4 मामले सामने आ चुके हैं। 1 मरीज ठीक हो चुका है। 3 मामले एक्टिव हैं। 1 भी मौत नहीं हुई। कैथल से 5 मामले सामने आ चुके हैं। 2 मरीज ठीक हो चुके हैं। 3 मामले एक्टिव है। 1 की भी मौत कैथल में नहीं हुई। और कुरुक्षेत्र में 5 सामने आ चुके हैं। 2 मरीज ठीक हो चुके हैं। 3 मामले एक्टिव हैं। कोरोना से 1 भी जान नहीं गई।
कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मरीजों के ठीक होने का आंकड़े में भी तेजी से सुधार हो रहा है। सरकार और जनता कोरोना से लगातार जंग लड़ रही है। अब देखना होगा कि कब तक इस कोरोना पर लगाम लग पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना अपडेट अभी क्या है, अलग अलग देशों के अंदर कितने मामले अभी तक सामने आ गए, जरा ग्राफिक्स के जरिए अब हम आपको दिखाते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या, किन देशों के अंदर कितने मामले। 90,927 भारत की बात, और अब तक 34,108 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 2,822 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अमेरिका का आंकड़ा 50,000 माफ कीजिएगा 5 लाख से ज्यादा का ये मामला है, ये आंकड़ा है। रूस की बात करें 2,81,752, और अलग अलग देशों के बारे में हम आपको ये कोरोना अपडेट दे रहे हैं। स्पेन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 27,719 अब आंकड़ा है। भारत में कुल मिलाकर अब तक जो मामले हैं वो 90,927 हैं, जिनमें से काफी हद तक मरीज ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन ये अमेरिका का एक बार फिर से हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं। टेस्ट वहां पर काफी ज्यादा संख्या में हुए हैं, और इसी तरीके से रूस में भी ये आंकड़ा भी रूस का है, और साथ ही साथ इसी तरीके से स्पेन, जहां 27,719 मामले अब तक सामने हैं। और ये इस तरीके से हमने आपको दुनिया भर की तस्वीर दिखाई है। दुनिया भर के अंदर अभी तक कितने मामले अलग अलग देशों में सामने आ चुके हैं, इस सब को दिखाने के बाद अब जरा आपको भारत की तस्वीर भी दिखाते हैं। भारत के अंदर अब तक कितने मामले सामने आ चुके हैं, ये जरा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र, जहां पर 30,706 मामले सामने आ चुके हैं। गुजरात में 10,988 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 625 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश, जहां पर 4,789 मामले सामने हैं, 243 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दिल्ली, जहां पर कोरोना मीटर 9,333 तक पहुंच चुका है, और लगभग 5,000 से ऊपर एक्टिव केस अभी हैं। तो ये पूरे देश का वो आंकड़ा है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको वो दिखा रहे हैं कि क्या क्या अभी तक, किन किन राज्यों की अभी तक कोरोना मीटर कहां तक पहुंचा है, किस रेट में है। लेकिन अब जरा आपको देश के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें दिखाने के बाद आपको हरियाणा की तस्वीरें भी दिखाते हैं। हरियाणा में क्या हलचल है इस वक्त, हरियाणा में कोरोना मीटर कहां तक पहुंचा, वो भी आपको दिखा दें। गुरुग्राम, जहां पर 193 केस हो चुके हैं, जबकि 89 एक्टिव केस हैं। फरीदाबाद में 147 कुल मिलाकर केस हैं, जिनमें से 65 एक्टिव केस हैं, यानी कि एक्टिव मरीज अभी 65 हैं। सोनीपत में 134 कुल मिलाकर मामले हैं, जिनमें से 58 एक्टिव मामले हैं। वहीं इसी तरीके से झज्जर के अंदर कुल मिलाकर के 90 मामले हैं, जिनमें से एक्टिव केस 48 हैं, और रिकवरी रेट इन इलाकों के अंदर थोड़ा ठीक भी है। नूह में कुल मिलाकर के 65 मामले हैं, एक्टिव मरीज अब 7 रह गए हैं। अंबाला में 42 कुल मिलाकर के केस हैं, एक्टिव मरीज कोई भी नहीं है। 2 लोगों की हालांकि मौत हो चुकी है। पलवल का ये आंकड़ा अब 39 तक पहुंच चुका है। अब सिर्फ 3 एक्टिव केस बचे हैं। पानीपत में कुल मिलाकर के 36 केस हैं, जिनमें से अब एक्टिव केस 3 हैं। पंचकुला की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां पर कुल मिलाकर के 25 मामले हैं, और जिनमें से 2 अब एक्टिव मरीज जिनमें से अब बचे हैं। और इसी तरीके से हमने आपको दुनिया के साथ, देश के साथ साथ हरियाणा प्रदेश की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है, अपडेट आपको दिया है। लेकिन अब लॉकडाउन पार्ट 4 को लेकर के, यानी कि अब इस अवधि को आगे बढ़ाने को लेकर के जब विचार विमर्श किया जा रहा था, ऐसे में नए नियम क्या हों, नई चीजें, नई गाइडलाइन क्या हों, उन सभी चीजों को लेकर हमारे साथ एक खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। परमेश्वर अरोड़ा जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। जरा जल्दी से हम समझना चाह रहे हैं, आज जो दुनिया भर के अंदर स्थिति है, भारत भी उसमें एक है, जहां पर लगातार कोरोना से लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन अब हम इस तस्वीर के अंदर जब लॉकडाउन के फेज आगे बढ़ रहे हैं, आज हम कहां पर खड़े हैं? हम अलग अलग समय पर ये चर्चा भी कर रहे थे कि हम आखिर कोरोना के किस स्टेज तक पहुंच गए हैं। आज मौजूदा वक्त में क्या स्थिति है? देखिए शुभेंदु, लॉकडाउन 4 अब कल से शुरू हो जाएगा, एंड इसे हम लॉकडाउन नहीं बोल सकते, हम पार्शियल लॉकडाउन बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज सभी लोग बाहर निकलना शुरू कर चुके हैं, और
देखिए, सभी लोग जब मैं बोलता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि घर के अगर कुछ लोग भी बाहर जा रहे हैं, वो वापस घर में आ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि सभी लोग ही घर से बाहर गए, क्योंकि बाहर वाला व्यक्ति अंदर आके इन्फेक्शन कैरी कर सकता है, लेके आ सकता है। तो इसलिए इसे पार्शियल लॉकडाउन बोलेंगे। और मुझे लगता है कि अब ये काम कराएगा कि हमें ये भूलने नहीं देगा कि अभी भी हम कोरोना काल में हैं, अभी भी हम पेंडेमिक में हैं। शायद इसकी याद दिलाने के लिए लॉकडाउन है। अदरवाइज हमारे मूवमेंट्स बहुत बढ़ चुके हैं। हमारा जिस तरह का लेबर का इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन माइग्रेशन चल रहा है, जिस तरह से हम लोग की दुकानें बाजार खुलना शुरू हो गया, अब जगह जगह हम देख रहे हैं कि गैदरिंग्स बहुत अच्छे से होनी शुरू हो चुकी है, ट्रैफिक रोड्स पे नजर आना शुरू हो चुका है। तो ये लॉकडाउन केवल अब जो है सिंबॉलिक रह चुका है एक चिकित्सक की नजर में। सिंबॉलिक मतलब हमें याद दिलाने के लिए कि पैंडेमिक इज स्टिल नॉट ओवर। तो ये ऐसे है, लेकिन अच्छा स्टेप है, हमें याद भी रखना चाहिए। मैं इसमें एक चीज, क्योंकि आपने डॉक्टर के नजरिए से जो बताया कि हलचल तेज हो चुकी है, लेकिन आम लोगों के नजरिए से, एक मजदूर के नजरिए से, एक आम नागरिक होने के नाते उसके नजरिए से अगर हम देखें और समझें, तो उनका सवाल यह है कि आखिर लॉकडाउन कब तक, आखिर ये फेज कब तक ये सिलसिलेवार तरीके से बढ़ रहा है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण सच है कि इस समय वर्ल्ड एक महामारी से जूझ रहा है। महामारी रोज नहीं आती। इससे पहले लगभग 100 वर्ष पूर्व हमारे विश्व ने एक महामारी झेली थी। आज 100 वर्ष के बाद फिर से एक महामारी का स्टेज चल रहा है। तो डेफिनेटली जान है तो जहान है, अगर जान बचानी है। अब ये सब चीजें तो वापस डिस्कस करने वाली हैं कि महामारी क्यों आई, लेकिन अब तो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा हम महामारी में हैं और इस समय ये सब परेशानियां तो हमें झेलनी होंगी। और पहले, सबसे पहले यदि हम चाहते हैं कि हमारे कम से कम कैजुअलिटीज हो पूरे वर्ल्ड में, तो लॉकडाउन जो है उसका पहला स्टेप है। ये मुझे लगता है कि जैसे जैसे रियायतें मिलती जा रही हैं, हमारे मूवमेंट बढ़ रहे हैं, लेकिन एक शब्द मैं हमेशा बोलता हूं हरियाणा न्यूज के माध्यम से, ये जो रियायतें हैं, ये जो छूट है, ये हमारी मजबूती को इंगित नहीं करती, बल्कि हमारी मजबूरी को इंगित करती है। कहीं ना कहीं हम इतने दिन तक घरों में रह करके हमारी जीविका नहीं चलेगी, हम इकोनॉमिकली फॉल हो जाएंगे और हमारे आवश्यक सामग्री जो है वो उनकी आपूर्ति नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये हमारी मजबूरी है। अदरवाइज जो महामारी फैलती है, जो जनपदोध्वंस फैलता है, जो पेंडेमिक फैलता है, उसका तो सीधे से एक प्रिंसिपल है कि आप जब तक वो पेंडेमिक अवर नहीं होता, यू शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू योर हाउसेज। लेकिन अब हम थोड़ा सा मूव कर रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है। अब शुभेंदु काम की बात करते हैं। काम की बात कि कब तक ये लॉकडाउन, कब तक इस महामारी पे विजय। तो मैं यहां पे कहना चाहता हूं, आज बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि देयर विल नॉट बी डे 0। आप सब सुनने वाले इस बात को गांठ मान लीजिए। एक चिकित्सक होने के नाते और कोरोना पे बहुत एग्रेसिवली काम करने वाले चिकित्सक से आप सुन सकते हैं कि देयर विल नॉट बी डे 0। ऐसा समय इतना जल्दी नहीं आने जा रहा, मे बी 1 साल तक नहीं आने जा रहा जब हम बोलेंगे कि महामारी खत्म हो गई। यानी कि कोरोना के साथ ही जीना होगा। वी हैव टू लर्न हाउ टू लिव विद कोरोना। और उसके लिए पहले जो 2 लॉकडाउन हुए हैं उसमें बहुत अच्छे से मीडिया के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, चिकित्सकों के माध्यम से आपको बता दिया गया है। जो समझदार होगा वो पूरे प्रिकॉशंस लेके, हम आपको यह भी कहना चाहते हैं कि कोरोना वायरस जो है ये एक स्पेसिफिक कम्युनिटी, जो बीमार कम्युनिटी हमारी है, चाहे वो डायबिटीज से सफर करती हो, चाहे ब्लड प्रेशर से सफर कर रही हो, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस की पेशेंट हो, कैंसर की पेशेंट हो, एड्स की पेशेंट हो या बुढ़ापे की पेशेंट हो। तो बुढ़ापा भी अपने आप में एक रोग है। इन कम्युनिटी को छोड़ के ये कोरोना वायरस इतना आसान वायरस है, इतना हल्का वायरस है कि बच्चे तक इसको आराम से काउंटर कर लेते हैं। सो एनीवन हु इज हेल्दी, वो उसको इस वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जब भी आप बाहर जाएं तो आपको 2 चीजों की आवश्यकता है। नंबर 1 सुरक्षा कवच, नंबर 2 धारदार हथियार। सुरक्षा कवच के रूप में मुझे बहुत खुशी है ये बात बोलते हुए कि आज भारत में कम से कम आयुर्वेद की एक्सेप्टेंस बढ़ गई है। कहीं ना कहीं सरकार ने देर से ही सही, लेकिन ये मान लिया है कि हमको जो है आयुर्वेद को अडॉप्ट करना होगा। लेकिन शुभेंदु, आज इसी मन से मैं मांग करना चाहता हूं, आयुर्वेद को एक्सेप्ट तो किया है, लेकिन अब आयुर्वेद पे पैसा भी लगाइए। पैसा इस समय रिसर्च पे नहीं, पैसा लगाइए प्रचार पे। प्रचार कैसा? मुझे अब न्यूज़पेपर्स में, हर अच्छे न्यूज़पेपर में फुल पेज का एक कॉन्फिडेंस के साथ ऐड चाहिए जिसमें साफ साफ ये लिखा जाए कि आयुर्वेद की गर्म पानी को यदि आप दिन में 2 बार पीते हैं, आप काली मिर्च, लौंग और आप अजवाइन को अगर दिन में 2 बार चूसते हैं, या आप आयुर्वेदिक काढ़े को दिन में 1 से 2 बार पीते हैं,
तो काफी कुछ संभावना, आप गारंटी मत लीजिए लेकिन एक कॉन्फिडेंस, संभावनाएं बढ़ जाएगी आपकी ज्यादा कि काफी कुछ संभावना है कि आपको कोरोना वायरस अगर मुंह में पहुंच भी जाता है, अनफॉर्चुनेटली पहले तो हमारा सुरक्षा कवच इतना मजबूत होना चाहिए कि हमारे मुंह में ना जाए, अगर गया तो इन चीजों से बिफोर द मल्टीप्लीकेशन, इतना होने से पहले कि वो आपके शरीर के लिए घातक हो जाए, आप उसको इन चीजों से मार सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, ये सारी चीजें हमारे किचन की चीजें हैं। इन केस यू डोंट हैव कोरोना वायरस देन ऑल्सो दे आर नॉट गोइंग टू हार्म यू। तो ये सब चीजें, अब मुझे पूरे पेज का ऐड चाहिए। सेकंड, टीवी पे मुझे हर 15 मिनट बाद एक कोई हमारा जो है, जो डोमिनेटिंग एक्टर या एक्ट्रेस है, वो कहते हुए मिलना चाहिए कि साहब ये देखो मैं पी रहा हूं हल्दी वाला दूध, आपने पिया क्या? ये देखो मैं हल्दी नमक के पानी के गरारा कर रहा हूं, आपने किया क्या? देखिए हमारी जनता जो है वो, उसको बहुत अधिक जगाना पड़ता है। आज हर 10 मिनट बाद हमें टीवी पे देखने को मिलता है सोशल डिस्टेंसिंग करें, आज जो है आप हैंड सैनिटाइजर करें, मास्क का प्रयोग करें। तो मुझे अब उसी रेशियो में आयुर्वेद का काढ़ा भी, आयुर्वेद की हल्दी वाला दूध भी, मुनक्का का प्रयोग, च्यवनप्राश का प्रयोग, वैसे ही हमारे एक्ट्रेसेस से हमें सुनना है और हमें देखना है। तीसरा, सरकार को इस तरह के पोर्टल्स आप लॉन्च करने चाहिए जिसमें जो देश की जनता है वो आयुर्वेद को लेकर के अगर उनके दिमाग में कुछ भी क्वेरी है तो वो पूछ सके, वो पूछे कि काढ़ा कैसे हेल्प करेगा, हल्दी का दूध कैसे हेल्प करता है, गिलोय किस तरह से हेल्प करती है, या आप जो भी चीजें आयुर्वेद की हैं वो किस तरह से काम करता है। क्या गर्मी में, लोगों के छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्या गर्मी में ये काढ़ा पिए गर्म मसालों का नुकसान तो नहीं करेगा? देखिए उनका क्वेश्चन बड़ा रेलिवेंट है। अगर हमें कई लोगों का ये भी सवाल आता है डॉक्टर साहब के च्यवनप्राश क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें इंग्रेडिएंट जो है गर्म होते हैं, तो क्या उसको गर्मी में खाएं या ना खाएं? अब गर्मियां शुरू हो गई हैं। आज रिसर्च ये बता रही है कि आपकी बॉडी टेम्परेचर, आप गर्म पानी पीजिए, इतना गर्म पानी पीजिए गर्मी में कि आपके पसीना आ जाए आपके चेहरे पे, तब वो आपकी बॉडी इतनी हीटअप होती है कि अगर वायरस है तो उसको वो न्यूट्रलाइज कर देती है। तो क्या इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि गर्मी का, तो जो लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं या अपने घर में एसी चला रहे हैं, तो क्या उनको अवॉइड करना चाहिए इस वक्त एसी चलाना? देखिए एसी जो है डेफिनेटली वो कोई भी चीज जो ठंडी होती है, चाहे वो खाने पीने की बात करें, चाहे हमारी लाइफस्टाइल जैसे हम एसी में बैठे रहते हैं उसकी बात करें, या खट्टी चीज चाहे हम खाने की बात करें, तो ये चीजें जो है हमारे गले को खराब करती हैं। इन जनरल हमें ये मान लेना चाहिए कि ये फ्लू का वायरस है, कोरोना वायरस, एंड अगर हमारा गला खराब है तो उस समय अगर ये अनफॉर्चुनेटली आपके थ्रोट में पहुंच जाता है तो इसको पहले से इन्फ्लेम्ड सरफेस मिलेगी, और किसी भी इन्फ्लेम्ड सरफेस में किसी भी पैथोजन जैसे वायरस की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, हमारी इम्यूनिटी उस समय कॉम्प्रोमाइज होती है। तो बेसिकली हमारा कहने का इंटेंशन यह है कि आप कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपको जुकाम हो, आपको खांसी हो, आपका गला खराब हो, क्योंकि गला खराब की कंडीशन में वायरस को अच्छा माहौल मिलेगा और वायरस से फाइट करने वाली इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई वी से कि इस समय आप एसी का बहुत इस्तेमाल ना करें, अगर कर भी रहे हैं तो टेम्परेचर 28, 29, 30 मतलब ऐसे रखें कि आपको ठंड नहीं लगनी चाहिए। ठीक है। मैं इसमें डॉक्टर साहब, क्योंकि अब लॉकडाउन पार्ट 4 की बात की जा रही है, तो उसमें बहुत हद तक रियायत भी मिलने जा रही है, क्योंकि हर लॉकडाउन के आगे हम बढ़ते हुए फेज को देख रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ रियायत होती है। तो इस बढ़ती हुई रियायत के साथ आपको क्या लगता है कि लोगों को जो पहले से एहतियात वो बरत रहे हैं, उनमें कुछ चीजें और जोड़नी पड़ेगी जो उनको बचा सके? देखिए मैं फिर ये कह रहा हूं कि इस पैंडेमिक से अगर कोई बाहर निकाल सकता है तो वो आयुर्वेद है। आपको आयुर्वेद की पूरी गाइडलाइन देनी होगी। मैं पुनः ये रिपीट करना चाहता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, हैंड सैनिटाइजेशन ये आज की विज्ञान की देन नहीं है। हमारे आयुर्वेद में 4000 वर्ष पूर्व जो चरक सुश्रुत संहिताएं लिखी गई हैं उनमें जनपदोध्वंस में सबसे पहले देखिए 4 लेवल पे जो है जनपदोध्वंस हो सकता है, वायु के लेवल पे, जल के लेवल पे, देश के लेवल पे, काल के लेवल पे। इस समय जो जनपदोध्वंस है वो वायु के लेवल पे है जहां पे हमें खुले में नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे में ये जो चीजें हैं ये पहले नंबर 1 पे हमारे आयुर्वेद में बताया गया है। तो आपको ये एहतियात बरतना है, प्लस जो है ये कार्य। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से या ये कहिए कि हमारे जो चिकित्सक हैं उनकी तरफ से वो कॉन्फिडेंस अभी पब्लिक में ट्रांसफर नहीं हुआ है कि सारे देश के वासी जो है वो काढ़े पी रहे हो, गर्म पानी पी रहे हो। बात सब सुन रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। ठीक है, मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं। हम अगर देश के अलग अलग राज्यों की बात करें डॉक्टर परमेश्वर जी, तो उसमें कई ऐसे राज्य हैं जहां पर रिकवरी रेट बहुत अच्छा रहा है, वहां पर उन्होंने प्रोग्रेस किया, उन्होंने शोध किया। मैं आपकी बात यही रोकता हूं, आपने बहुत अच्छी बात उठाई है जो आयुर्वेदिक चिकित्सकों को उठानी चाहिए वो आज आपने उठाई है। मैं आपको नतमस्तक होकर सलाम करता हूं।
देखिए, आज हमारे इंडिया में केरल एक ऐसा स्टेट है जहां पे रिकवरी रेट 90% से ऊपर पहुंच चुकी है, 95 मुझे लगता है पहुंच चुकी है। और केरल इज द स्टेट जहां पे पहले दिन से आयुर्वेद को पूरे दिल के साथ और पूरे विश्वास के साथ अलाउड किया गया कि इन जो भी कोरोना के संभावित पेशेंट हैं या कोरोना के पेशेंट हैं उनको पहले दिन से आयुर्वेद दिया गया। तो केरल में आयुर्वेद को एक्सेप्टेंस दी गई। और यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश में अगर आयुर्वेद आज सबसे अधिक कहीं पे पूरी आस्था और विश्वास के साथ प्रैक्टिस किया जाता है तो वो हमारा केरल है। तो केरल में आयुर्वेद को एक्सेप्टेंस दी गई, उसमें कॉन्फिडेंस दिखाया गया और 95% रिकवरी रेट है, जबकि देश में रिकवरी रेट जो है कहीं 35-40% आ रहा है, लेकिन केरल में इट इज 95%। तो डेफिनेटली एक प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष है कि जहां पे आयुर्वेद के प्रति आस्था दिखाई गई, विश्वास दिखाया गया, उसको लाया गया, वहां पे रिकवरी रेट इतनी अच्छी है। पूरे भारत में इसको लागू करना चाहिए। लेकिन अब ये लगातार शोध भी चल रहे हैं, तो इसमें अभी तक हम ये देखें कि अगर दुनिया भर के साथ साथ भारत की स्थिति कहाँ है, हम कितना आगे तक पहुंच गए हैं, क्या हम उसका एंटीडोट बनाने के लिए हम उस अवस्था में हैं या उसके बहुत हद तक करीब हैं, हम ये माने? देखिए, या इंतजार और करना चाहिए? शुभेंदु, आयुर्वेदिक चिकित्सक से आप गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम उसका एंटीडोट या वैक्सीन, क्योंकि देखिए फ्लू के वायरस की वैक्सीन एक बहुत टेढ़ा काम है। वो इसलिए कि पहले भी फ्लू के वायरस के लिए मॉडर्न साइंस ने कोशिश की है, वैक्सीन डेवलप भी किया है, लेकिन वो वैक्सीन जो है 9 महीना 10 महीना काम करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने वो वैक्सीन लगाई है, जो फ्लू की वैक्सीन जो एलर्जिक कंडीशन के कारण लगाते हैं, उनसे पूछिए क्या उनको अब जुकाम खांसी नहीं होती? वो कहेंगे होता है लेकिन पहले से कम होता है। तो ये वायरस का एक स्वभाव होता है कि ये म्यूटेट करता है, अपना शेप चेंज करता है। और एलोपैथिक साइंस जो है बहुत ही स्पेशलाइज्ड साइंस है, जैसे की एंड लॉक की थ्योरी पे काम करती है, ताला और चाबी वाली। अगर जरा सा भी चेंज है ताले में तो वो चाबी काम नहीं करेगी। तो सेम वे जो वैक्सीनेशन है वो एक वायरस के लिए आप बनाएंगे। अभी इस कोरोना के ही 3 वेरिएंट बहुत अच्छे से हम लोग देख चुके हैं, तो आप कौन से वेरिएंट के लिए वैक्सीन बना रहे हैं? बिल्कुल, मेरा सवाल भी इसीलिए था क्योंकि लगातार शोध तो चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से वो अपना स्वरूप बदल रहा है, तो उसके लिए तो एंटीडोट तैयार करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में आयुर्वेद एकमात्र सहारा बन जाएगा। आयुर्वेद को माध्यम बनाइए, आयुर्वेद को माध्यम बनाइए, आयुर्वेद को माध्यम बनाइए। और इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है दे आर प्रूवन एंटीवायरल मेडिसिन। मैं रिसर्च के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। आप साइड बाय आप रिसर्च करते रहिए, लेकिन एटलीस्ट लोगों को अंधेरे में मत रखिए, काले जोन में मत डालिए। व्हेन वी हैव ग्रे जोन, हमारे पास प्रूवन एंटीवायरल मेडिसिन हैं। त्रिभुवन कीर्ति रस का मैं नाम लेता हूं, किसी पेशेंट को आप देके देखिए ये सब मेडिसिन आदि काल में भी काम करती थी, आज भी काम करती है। लोगों के बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि डॉक्टर साहब ये दवाएं उस समय की लिखी गई हैं चरक संहिता में, जब जो है 4000 साल पहले हमारे जलवायु साफ थी, हमारा देश साफ था, पोल्यूशन नहीं था, और अब ये एकदम अलग समय है। इसमें उस समय लोगों की हाइट 7.5 फुट होती थी, आज 6 फुट है, 5 फुट है। तो लोगों के बड़े छोटे छोटे सवाल हैं। तो मैंने उनको बताया, बहुत एग्जाम्पल लेके बताया कि भैया ये बताइए कि उस समय जो त्रिफला पेट साफ करता था कि आज त्रिफला पेट साफ नहीं करता? उस समय जो हल्दी एंटीसेप्टिक थी क्या आज हल्दी एंटीसेप्टिक नहीं है? मेरी विश्वास कीजिए वो चीजें, हाँ, भरोसा करना होगा। मानव ने उनकी गुणवत्ता कम कर दी, कहीं ना कहीं केमिकल डाल के, पोल्यूशन डाल के। त्रिफला उतना अच्छा नहीं रहा जितना उस समय होता था, लेकिन डेफिनेटली वो चीजें कारगर है। मनुष्य भी पंचभौतिक है, प्रकृति भी पंचभौतिक है। तो अगर आप निश्चित रूप से आयुर्वेद को लेते हैं तो आपका 100% जैसा काम नहीं बनेगा, तो मुझे लगता है कि 90% काम बन जाएगा, विच इज वेरी गुड रेशियो। यानी कि अपने रोजाना की जो दिनचर्या है उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप यदि इस्तेमाल करें तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो और भी ज्यादा बेहतर हो सकेगा। खैर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना समय दिया, कार्यक्रम में आप जुड़े हमारे साथ और आपने हमारे सभी दर्शकों को बहुत अच्छी अच्छी बातें और जानकारी दी है। लेकिन लॉकडाउन पार्ट 4 को लेकर के जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे और भी एहतियात हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।